Hello, students. I hope you are doing well. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के सेकंड पार्ट में आज हम शुरू करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे वो टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक बाहर से आने वाले माइक्रोब से या पैथोजन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा ये टिश्यूज़ बहुत सारे बैरियर फंक्शंस भी हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। तो किस तरीके के ये टिश्यूज़ होते हैं, कौन-कौन सी इनकी टाइप्स होती हैं, कहाँ-कहाँ पर ये मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एपिथेलियल टिश्यू। नाउ एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको एपिथेलियम लिखा हुआ मिले या एपिथेलियल टिश्यू मिले, दोनों की बात सेम है। ये बेसिकली हमारे कवरिंग टिश्यू हैं। कवरिंग टिश्यू का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को कवर करने के काम में आते हैं। पैकिंग शीट है, जैसे आप किसी बॉक्स को आप एक ब्राउन कलर के पेपर से पैक कर देते हैं, तो उस तरीके से ये पैकिंग हमारी शीट्स होती हैं। और ये जो शीट्स होती हैं, ये बहुत ही डेंसली पैक्ड सेल्स, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि बहुत ही क्लोज लगी हुई होती हैं, बहुत डेंस होती हैं, ये उनसे मिलके ये शीट्स हमारी बनी हुई होती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके का बैरियर बन जाती हैं हमारे इंजरी या इन्फेक्शन के लिए। तो किसी भी तरीके का कोई पैथोजन है, वो इसको क्रॉस आराम से नहीं कर सकता जब तक कहीं किसी तरीके का कोई कट ना लगा हो, राइट? तब तक ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। सो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो इनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। तो इनका अपना कोई ब्लड वेसल होता नहीं है, डायरेक्टली इनको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। तो न्यूट्रिशन के लिए इनको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। वहाँ से इनको ये न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों जर्मिनल लेयर से ही ड्राइव होता है। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है, मीजोडर्म से मीजोथीलियम बनती है, और जो एंडोडर्म होता है वहाँ से हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसकी लाइनिंग बनती है। तो इस तरीके से ये तीनों ही फंडामेंटल जो हमारी जर्मिनल लेयर्स हैं, वहाँ से ये टिश्यू ड्राइव होता है, राइट? अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये सिंपल भी हो सकती हैं सेल्स या टिश्यू, ये कंपाउंड टिश्यूज़ भी हो सकते हैं या ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के ये टिश्यूज़ होते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे कि ये कौन कौन से अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सिंपल एपिथेलियम हम उन टिश्यूज़ को बोलते हैं जिसके अंदर जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है सेल्स की। इसका मतलब सिंगल शीट होती है और उसमें एक ही लेयर होती है पूरी सेल्स के अंदर। इसका जो फंक्शंस होता है, ये बेसिकली जो हमारी बॉडी कैविटीज़ होती हैं इंटरनल, उनकी लाइनिंग की तरह ये काम करती है। जो हमारी डक्ट्स हो गई या ट्यूब्स हो गई, उनकी लाइनिंग पर ये काम करती है। तो इस तरीके से ये एपिथेलियम एक तरीके से ये कवर का काम करती है, ओके? और ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की। तो आप देखिए, ये हमारी डिफरेंट सेल्स हैं और ये एक सिंगल लेयर बना रही हैं। तो इस तरीके की ये लेयर आपको देखने को मिलती है। अब इन लेयर्स के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है, उसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और कॉलमनर एपिथेलियम में। इसका मतलब कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, वी कैन simply divide these epithelium into squamous, cuboidal and columnar epithelium. तो अब अगर हम बात करें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो यहाँ पर भी ये, बिकॉज ये सिंपल है, तो यहाँ पर आपको सिंगल थिन लेयर मिलेगी। लेकिन जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड सेल्स हैं और उनकी जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। तो आप देखिए, ये जो सेल्स हैं हमारी बहुत ही फ्लैट हो गई हैं, राइट? नीचे की तरफ दब गई हैं, ये सेल्स फ्लैट होती हैं जैसे वैसे हो गई हैं, और इनकी बाउंड्रीज भी इरेगुलर हो जाती है। और अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू से आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, ये इरेगुलर बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर ये बीच में आपको यहाँ न्यूक्लियस दिखाई देगा। ये आप ऊपर टॉप से देख रहे हैं और ये साइड व्यू है, ओके? ये एक तरीके की डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, यानी ऐसी बाउंड्री जहाँ से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एंडोथेलियन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये देखिए, ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल का अगर हम इस पार्ट को जूम करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि अंदर एक बहुत ही पतली एक लाइनिंग बन रही है सेल की, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ये है हमारी एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ऑलराइट?
तो ये ब्लड वेसल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर का पार्ट है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका मीडिया के अंदर आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं और जो ये ट्यूनिका इंटीमा है, इसके अंदर आपको ये एक पतली लाइनिंग दिखाई देगी जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। ओके, नाउ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तो हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये लंग है और इसके अंदर ये एल्वियोलाई है और इस एल्वियोलाई के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको बहुत पतली सी आपको लाइनिंग दिखाई देगी। ओके, हम इसको कवर करेंगे जब हम रेस्पिरेशन देखेंगे, एनिमल रेस्पिरेशन में। देन वॉल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में, राइट। तो ये देखिए बोमेंस कैप्सूल है, इसकी वॉल में आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, ये लिखा हुआ है और ये आपका मार्किंग है यहाँ पर। ये जो आपको पतली सी एक सेल दिखाई दे रही है, लेयर सिंगल सेल है, ये आपकी एपिथीलियम है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, किडनी में मिलता है ये। देन डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैंडलेस, इसी का एक्सटेंशन होता है, वो डिसेंडिंग लिम्प होता है। और देन सीलोम, सीलोम के अंदर हम इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। ओके, और इसके अलावा जो फ्रॉग की स्किन कास्टिंग्स होती हैं वहाँ पर ये मिल जाएगी आपको। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम देखने को मिलती है। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं? ये काम करती है प्रोटेक्शन का, मेन काम है इसका प्रोटेक्शन। दूसरा काम है एक्सक्रीशन, बिकॉज ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ कर सकती है, तो ये एक्सक्रीशन का काम करती है। यहाँ पर आप देखिए बोमेंस कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, और किडनी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, तो ये एक्सक्रीशन का काम करती है। इसके अलावा गैस एक्सचेंज में तो आप देखिए ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में आपका गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर जाती है और ऑक्सीजन आपकी ब्लड के अंदर जाती है, तो ये एक्सचेंज आपको मिलेगा यहाँ पर। एंड सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड, तो ये बिकॉज जो हमारे सीलोम में ये मीजोथीलियम है, ये यहाँ से सीलोमिक फ्लूइड को सिक्रीट करती रहती है, तो ये सिक्रीशन का जो काम है वो हमारी ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम करती है। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम की। अब नाम से ही पता है कि ये क्यूबॉइडल यानी सेल्स इसकी क्यूब शेप की हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल लेयर है, बिकॉज ये सिंपल है तो सिंगल लेयर है, और ये क्यूबॉइडल है तो इसकी जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसका जो न्यूक्लियाई होते हैं वो राउंड होते हैं और वो सेंटर में होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद रखिए। राउंड न्यूक्लियाई होंगे और ये सेंटर में होंगे। तो ये देखिए आपके ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इनके जो न्यूक्लियाई हैं ये सेंटर में हैं। ओके, देन ये मिलेंगी आपको बेसिकली ग्लैंड्स की डक्ट्स में, या फिर नेफ्रॉन्स जो हैं अभी जो आपने देखा उनके ट्यूबुलर पार्ट में आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर आप देखिए ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स लगी हुई हैं ये आपकी ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम लगी हुई है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। अब देखिए ये है आपका नेफ्रॉन, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है जिसका आपने एक जूम्ड वर्जन देखा था पिछली स्लाइड में, वहाँ से ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाती है और ये आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कनेक्ट होती है लूप ऑफ हैंडले के थ्रू। तो ये लूप ऑफ हैंडले है और बाद में ये मिल जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। अगर आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एक छोटे से पार्ट को जूम करते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं हमारी, ये हमारी एपिथेलियल सेल्स की जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। मगर इसमें क्या है, इसमें आपको छोटे छोटे माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे। ये वाले देखिए, ये आपको जो ब्रश बॉर्डर टाइप की अपीयरेंस मिल रही है, ये माइक्रोविलाई आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली होती है जहाँ पर आयन ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप देखिए आयन, यहाँ पर सोडियम आयन है, ग्लूकोज हैं, ये सब अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है इसका। ओके, वाटर है, वाटर अंदर जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। और इसके नीचे जो है ये बेसिकली कैपिलरी एपिथीलियम एंडोथीलियम है, यहाँ पर ये कैपिलरी की एंडोथीलियम है। तो ये भी देखिए आप फ्लैटेंड सेल है, राइट। तो ये है पर्टिकुलरली आपकी पीसीटी। क्लियर हो गई ये चीज़? गुड। नाउ कवरिंग ऑफ ओवरीज, जो ओवरीज होती हैं उनका ऊपर की जो कवरिंग होती है वो भी क्यूबॉइडल एपिथीलियम की मिलके बनी होती है। तो ऊपर की जो ये मेन कवरिंग है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम।
इसके जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो इसके फंक्शंस हैं, राइट। तो पीछे जो एपिथेलियम थी सिंपल स्क्वामस, उसके भी ये फंक्शन थे, इसमें भी ये दोनों फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, ये बिकॉज सिंपल है तो सिंगल लेयर है, और ये कॉलमनर है तो कॉलम की तरह इसकी जो सेल्स है वो टॉल हैं और स्लेंडर सेल्स हैं। तो ये देखिए, ये आपकी थोड़ी सी टॉल और ये सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, राइट। ये है हमारी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये बनाती है फ्री सरफेस और इसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई हो सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो यूजुअली बेस की तरफ यानी बेस पर लोकेटेड होते हैं। ओके, नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपको ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये आपका स्टमक है, इस स्टमक के एक छोटे से पार्ट को हमने जूम किया है, तब हम यहाँ देखते हैं कि ये आपकी सरफेस एपिथेलियम है, राइट। और यहाँ पर ये लैमिना प्रोपिया है और ये मस्कुलरिस म्यूकोसी है। तो ये मिलाते हैं म्यूकोसा, स्टमक की म्यूकोसा बनती है ये तीन चीज़ों से। इसके नीचे आ गई सबम्यूकोसा, ये आपकी सबम्यूकोसा है। और फिर इसके नीचे मसल्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। इसमें आपको ऑब्लिक मसल मिलेगी, सर्कुलर मसल मिलेगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेंगी। और सबसे नीचे आती है सिरोसा। तो ये है एक पार्ट जो कि आपकी स्टमक का पार्ट है। अब अगर हम एक छोटे से पार्ट को जूम करते हैं यहाँ पर, तब हमको दिखाई देगा इसके ऊपर पैराइटल सेल्स हैं, साथ में यहाँ पर ये आपकी चीफ सेल्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपकी एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, और ये बनाती हैं पिट। तो ये देखिए, ये पिट हैं, छोटे छोटे से पिट्स हैं। इन पिट्स के अंदर ये डाइजेस्टिव जूस निकलता है और बाकी की चीज़ें निकलती हैं। और ये आपकी जो एपिथेलियम है ये आपकी कॉलमनर एपिथेलियम है। आप देखिए कॉलम्स की तरह यहाँ पर बनी हुई है, टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। ओके, तो ये आपकी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी यही होता है। अब इंटेस्टाइन में कैसे होता है मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट बनाती है, सो दे फॉर्म द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनका भी जो फंक्शंस होता है वो सिक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज ये इंटेस्टाइन में होती हैं, और इंटेस्टाइन में मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ देखिए, ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ये पार्ट आपका स्टमक है, ये बीच का पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लास्ट का पार्ट आपका कोलन है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में दो पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक है कॉर्पस, एक है पाइलोरस। अब देखिए, ये कॉर्पस का पार्ट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये पाइलोरस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। स्टमक के अंदर आपको बहुत ही थिक म्यूकस लेयर देखने को मिलती है और साथ में ये पिट आर्किटेक्चर मिलता है। तो कॉर्पस हो या पाइलोरस हो, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये ड्यूडेनम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेजुनम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्यूडेनम और जेजुनम की देखें तो आपकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, राइट। म्यूकस लेयर तो है लेकिन ये इतनी थिक नहीं है जितनी थिक यहाँ पर स्टमक के अंदर है। ये थोड़ा थिन म्यूकस लेयर है यहाँ पर। ओके, अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी तो क्यों नहीं है यहाँ पर थिक म्यूकस लेयर, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है इसका काम। अगर यहाँ पर म्यूकस लेयर बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो पहुँच ही नहीं पाएंगे या बहुत टाइम लगेगा इस लेयर तक पहुँचने में, तो हमारा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो म्यूकस लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर तो है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी आपको यहाँ पर स्टमक के अंदर देखने को मिल रही है। ओके, अब अगर हम इलियम की बात करें, जो कि आपका ये पीछे का पार्ट होता है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर ये जितना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये प्रोजेक्शन इतना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्शन है एज़ कम्पेयर टू डियोडनम एंड जैजुनम। तो यहाँ पर ये इलियम थोड़ा दब जाती है और यहाँ पर ये पेयर्स पैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसका जो ये पेयर्स पैचेस हैं, ये आपके एक तरीके के म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर इम्यूनिटी का फंक्शन ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोलन की। अब आप कोलन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी म्यूकस लेयर्स हैं, बट ये जो म्यूकस लेयर्स हैं ये डबल लेयर है। यहाँ स्टमक में सिंगल लेयर है, यहाँ पर ये डबल लेयर है। तो यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेन काम है आपका, यहाँ फीकल मैटर सबसे ज़्यादा होता है और फीकल मैटर को आगे बढ़ाने के लिए, राइट, हमें ये म्यूकस लेयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत क्रिएट होता है
और जब ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पर इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। इस वजह से नेचर ने यहाँ पर म्यूकस लेयर को ज़्यादा कर दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ देखेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल में स्ट्रक्चर में कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन म्यूकस जो है वो बढ़ गया है यहाँ पर। तो ये है आपका टमी का, या आपका पूरा टमी से लेके कोलन तक का एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे, अगर हमारी कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स में सीलिया भी हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब वो बन जाती है सीलिएटेड एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर। तो ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या सीलियरी आपको मिलेंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ये है हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस के साथ, या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजना। सो बेसिकली स्वीपिंग का काम करते हैं। जैसे झाड़ू लगाते हैं और चीज़ें अपने पानी को अगर हमें एक तरफ डालना होता है तो हम क्या करते हैं, झाड़ू से या वाइपर से उसको डायरेक्शन देते हैं। ये काम ये करते हैं। यहाँ पर ये सीलिया, ये म्यूकस होगा तो ये म्यूकस को एक डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर से खाली होते हैं, जैसे ब्रोंकियोल्स हो गए या फैलोपियन ट्यूब्स हो गई। तो यहाँ देखिए, ये एयरवे एपिथीलियम है। इस एयरवे एपिथीलियम में गॉबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये किस तरीके का ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। ये एपिकल साइड है, ये बेजोलैटरल साइड है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे है। और यहाँ ये जो हमारी सेल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शन से जुड़ी हुई हैं। ओके, और ये एडहेरेंस जंक्शन से, ये यहाँ पर एडहेरेंस जंक्शंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस तरीके से जब ये मूव करेंगे तो ये हमारा म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस होता रहेगा, और इसके ऊपर जो भी पार्टिकल होंगे या कोई चीज़ें होंगी, कोई पैथोजन होगा, वो भी उसके साथ साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सीलिएटेड एपिथीलियम का। इसके अलावा ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है, जिसमें कुछ कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। ओके, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। और ये दो तरीके की ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है। एक है यूनिसेलुलर, जिसमें जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जैसे हमारी गॉबलेट सेल्स हो गई म्यूकस की, ये यूनिसेलुलर होती हैं। ये आप देखिए, एक ही सेल है और एक सेल ही हमारा म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, गॉबलेट सेल, राइट। और होती है मल्टी सेलुलर, जिसमें हमारी क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, आपके माउथ के अंदर होती हैं। तो आप देखिए कि ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा मल्टी इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये एक यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, जहाँ से सलाइवा बाहर निकलती है। ये ल्यूमेन है, जिसके अंदर आपको सलाइवा मिल जाएगी देखने को। इसके अलावा यहाँ पर ये म्यूकस एसिनस है, सीरस डिमिल्यून है, मायो एपिथेलियल सेल्स हैं ये डार्क कलर की, और ये सीरस एसाइनस है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके सलाइवरी ग्लैंड के। ओके, नाउ on the basis of the mode of pouring of their secretions, तो glands are divided into exocrine glands। exocrine glands में वो होता है जहाँ पर प्रोडक्ट्स डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो आप देखिए, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये सरफेस पर एक ट्यूब से बाहर निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है यहाँ। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ईयर वैक्स ग्लैंड्स हो गई, ऑयल ग्लैंड्स, हमारी मिल्क ग्लैंड्स हो गई, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जहाँ से निकलते हैं, वो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। फिर है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए हम लोग इनको डक्टलेस बोलते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, उनका स्पेसिफिक नाम है हार्मोन्स। वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये आपकी ग्लैंड है और यहाँ पर कोई डक्ट नहीं है, तो जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रहा है। सो सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। इस ग्लैंड के चारों तरफ जो भी फ्लूइड है, वहीं पर ही ये सारा रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गई, ये सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इस पर हम एक पूरा चैप्टर है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। अगर हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलें या कंपाउंड एपिथेलियम बोलें, दोनों सेम बात है, सेम चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होती है। अभी तक सिंपल में आपने देखा केवल सिंगल लेयर होती है सेल्स की,
लेकिन कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होती है और इसका जो बहुत ही लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन के अंदर। और ये बहुत कम जगह पर मिलेगी आपको, मेनली आपको सिंपल जब सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड आपको बहुत ही कम और स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पर ही मिलेगी। तो ये है आपकी स्क्वैमस, नॉन केराटिनाइज्ड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और केराटिनाइज्ड, ये 4 तरीके की कंपाउंड एपिथेलियम होती है। अब इसमें हम केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बात करते हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये है केराटिनाइज्ड, इसका मतलब इसमें केराटिन प्रोटीन है, जिसमें भी केराटिन प्रोटीन होगा हम उसको बोलेंगे केराटिनाइज्ड। अब ये है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब या तो हम कंपाउंड बोलें या स्ट्रैटिफाइड बोलें, इसका मतलब ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स भी है और इसमें केराटिन भी है। स्क्वैमस एपिथेलियम, ये आपको मिलेगी ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर की जो सरफेस होती है, दैट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसका एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड। अब नॉन केराटिनाइज्ड में क्या है, ये है बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन इसमें केराटिन एब्सेंट है, वो केराटिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगी मॉइस्ट सरफेस पर, जैसे कि बक्कल कैविटी हो गई या फेरिंग्स हो गई, वहाँ पर आपको मिलेगी नॉन केराटिनाइज्ड, वहाँ पर आपको केराटिन की ज़रूरत नहीं है। देन स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब ये स्ट्रैटिफाइड है यानी मल्टी लेयर है और सेल्स जो हैं वो क्यूबॉइडल हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में, लार्ज डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में या फिर मैमरी ग्लैंड्स में, जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। और चौथी है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये वाली जो कि स्ट्रैटिफाइड है, इसका मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं सेल्स की, और कॉलमनर है, जो सेल्स हैं वो थोड़ा लंबी लंबी हैं, टॉल स्लेंडर सेल्स हैं। ये आपकी मिलेंगी मेल यूरिथ्रा में। सो इनके जो मेन फंक्शंस हैं ये हैं टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, बिकॉज ये मल्टी लेयर होती हैं तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल जाती हैं, टॉलरेट कर लेती हैं। ओके, ये थी आपकी कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब आप जानते हैं स्यूडो का क्या मतलब होता है बायोलॉजी में, स्यूडो मीन्स फॉल्स, जो चीज़ सही नहीं है। तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। हम क्यों बोलते हैं इसको स्यूडो, बिकॉज ये एक्चुअली में सिंपल एपिथेलियम होती हैं, यानी सिंगल लेयर होती हैं, लेकिन ये दिखती कैसी हैं जैसे कि ये कंपाउंड है, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब ये देखिए, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। इसमें सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स की होती हैं। यहाँ देखिए कुछ सेल्स आपकी छोटी हैं, कुछ सेल्स आपकी बड़ी हैं। उनके न्यूक्लियाई भी हैं, वो डिफरेंट लेवल पर मिलेंगे, अलग अलग लेवल्स पर आपको इनके न्यूक्लियाई मिलेंगे। और माइक्रोस्कोप में ऐसा लगेगा कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, राइट। बट हर कोई सेल जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको ज़रूर टच करेगी। एवरी सेल, चाहे वो छोटी सेल है या वो बड़ी सेल है, हर कोई सेल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन को या बेजल लेमिना को टच करेगी। लेकिन सारी की सारी सेल्स ऊपर फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच सकती। आप देखिए ये वाली जो बीच की सेल्स हैं ये यहीं पर ही ख़त्म हो गई, लेकिन ये ऊपर तक नहीं जा पाई। लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कि ऊपर तक जा पा रही हैं, लेकिन नीचे सभी सेल्स टच कर रही हैं। ऑलराइट, सो ये आपको यूजुअली मिलेंगी नोज़ में या ट्रैकिया में, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आती है लास्ट टाइप, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोथीलियम। ओके, नाउ ये भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है, लेकिन ये होती है स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर स्ट्रेचिंग। याद रखिए, स्ट्रेचिंग के लिए इसका अडेप्टेशन होता है। अब हम इसको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन करती है फ्रॉम राउंडेड क्यूबॉइडल टू फ्लैटर स्क्वेमस लाइक सेल्स ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। जब ये नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में होती है तो इसकी कंडीशन ऐसी होती है, ये ऐसी देखने में लगती है, राउंड है, क्यूबॉइडल है, इनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जब ये स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेच होने से क्या होता है, ये फ्लैट हो जाती हैं सेल्स। ये जो आप नॉर्मल सेल्स देख रहे हैं ये फ्लैट हो गई, और ये चीज़ इनकी जो ना होती रहती है, ये फिर से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी ये, और फिर अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये दो अलग अलग स्टेट्स के या मॉर्फोलॉजी के बीच में ट्रांजिट करती रहती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथीलियम।
ये कहाँ मिलेंगी? ये स्पेसिफिकली आपको मिलेंगी यूरिनरी ब्लैडर में, बिकॉज़ वहाँ पर क्या होता है कि यूरिन कलेक्शन होता है, और जब जैसे-जैसे यूरिन कलेक्शन होता रहता है तो ब्लैडर स्ट्रेच करता है, और जब वो स्ट्रेच करता है तो फिर क्या है कि ये जो रिलैक्स स्टेज से वो स्ट्रेस्ड स्टेज में आ जाती है। ओके, अब वो एकदम से बस्ट तो नहीं करेगा, तो वो स्ट्रेच कर पाएगा वहाँ पर। तो यूरिनरी ब्लैडर एक एग्जाम्पल है, यूरेटर्स एग्जाम्पल्स हैं, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये केवल यहीं पर ही मिलती हैं, इसलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। राइट, तो आपको समझ में आ गया क्या हो गई ट्रांजिशनल एपिथीलियम और क्या है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और आज के डिस्कशन के बाद आपको ये पूरा एपिथीलियल टिश्यू आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे अगली क्लास में, जब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।